प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी को एल्कोहल के 6वें खंड एल्कोहल में समावयवता के बारे में वर्णन करेंगे, जिसे आपको बहुत आसानी से और सरलतम ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए और हर टॉपिक को इस तरह से समझने का प्रयास करिए, इस तरह से लगन और निष्ठा से लग जाइए कि ताकि जो भी बातें मैं बताता हूँ, अपना अनुभव देता हूँ, उसको आप ग्रैस्प करें और आपको सफलता और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आज आपको 6वें खंड में मैं डी.के. शुक्ला आपको एल्कोहल में समावयवता के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल में समावयवता। तो पहले तो ये जानिए कि समावयवता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसोमेरिज्म ये ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसास मीन्स होता है इक्वल और मेरास मीन्स होता है पार्ट यानी पोर्शन। तो समावयवता शब्द ग्रीक भाषा के इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आइसास और मेरास। आइसास मीन्स होता है इक्वल, मेरास मीन्स होता है पार्ट या पोर्शन। यानी इसकी परिभाषा हमारे वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से ये दिया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र तो एक हो, लेकिन उसके संरचना सूत्र के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हों, तो हम उसको समावयवी और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक हो, लेकिन उसके संरचना सूत्र के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हों, तो हम बने संरचना सूत्रों को समावयवी और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। यह एक चैप्टर है, मैं आपको 11th के क्लास में, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, 11th के क्लास में आपने इसका स्टडी कर चुके हो, इसलिए मैं बहुत इसके डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समावयवता को उनके संरचना, उनके विन्यास के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया। 2 क्या 3 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, दूसरे को कहते हैं त्रिविम समावयवता और तीसरे को कहते हैं जो है संरूपण समावयवता। इस प्रकार से समावयवता को विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए 3 भागों में स्टडी किया गया है। माने उसका जो है भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है त्रिविम समावयवता, तीसरा संरूपण समावयवता। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पुनः कई खंडों में बांट दिया गया है उनकी संरचना व्यवस्था के आधार पर। जैसे आपका श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, समस्थानिकी समावयवता और श्रृंखला वलय समावयवता। और त्रिविम समावयवता को फिर 2 खंडों में बांटकर स्टडी करते हैं। एक को कहते हैं ज्यामितीय समावयवता और दूसरे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक समावयवता माने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में तो विन्यास के आधार पर स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, गॉस फॉर्म, तमाम फॉर्म होते हैं। उन सब का डीप स्टडी 11th में बताया जाता है। तो आपको बता दिया जा चुका है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए हमको ये पढ़ना है कि एल्कोहल में कितनी तरह की समावयवताएं संभव हैं। तो एल्कोहल जो है निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इनकी विवेचना करें। तो पहला है श्रृंखला समावयवता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म।
इस प्रकार की समावयवता में बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एक कहानी टाइप आपके दिमाग में यह बात इनकलकेट हो जाएगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हम केवल कहते ही रह जाएंगे। तो इसलिए आप जो है एकदम सीरियस मूड में आप आ जाइए और मेरे हर शब्दों का अध्ययन करें और सुने और अमल करने का प्रयास करें। तो श्रृंखला समावयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता होती है। इसके अंतर्गत कोई भी क्रियात्मक समूह तो उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, लेकिन उसमें उपस्थित मात्र हाइड्रोकार्बन में या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है। तो यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी श्रृंखला समावयवता में तब प्रदर्शित होगा जब ये कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र के संरचना सूत्र में कार्बन की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। तो कार्बन की व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इसमें एल्कोहल के केस में OH क्रियात्मक समूह अपने स्थिति पर ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस एल्कील मूलक में कार्बन की स्थिति यानी कार्बन की व्यवस्था जो है उनमें अलग अलग होती है। इस प्रकार से कार्बन की व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे आइए, श्रृंखला समावयवता शो करने के लिए कम से कम एल्कोहल में 4 कार्बन का होना आवश्यक है। 1, 2 और 3 कार्बन तक के एल्कोहल श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। तो आइए हम 4 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं C4H10O, क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस H का प्लेस इसमें दे दें तो यह हो जाएगा CnH2n+2O हो जाएगा। इस प्रकार से हम एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखते हैं और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम सामान्य ढंग से इससे व्यक्त करते हैं और इसे एल्केनाल भी कहते हैं। अब इसका अणुसूत्र यह है। अब इसका संरचना बनाइए। तो सबसे पहले कार्बन को पहले स्टेप में रिजुरेखीय ढंग से व्यवस्थित कर दीजिए। तो जब कार्बन को हम रिजुरेखी यानी एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा बिखेरते हैं तो हमें रिजुरेखी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। तो इसमें सभी कार्बन रिजुरेखी सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं और कार्बन को 4 बांड बनाना चाहिए, इसलिए सभी कार्बन 4 माने टेट्रावैलेंट शो कर रहे हैं और इसमें कार्बन की व्यवस्था रिजुरेखी है। अब इसी को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब इसका नामांकन करके चेक कर लीजिए। 1, 2, 3। तो देखिए पहले वाले संरचना में सभी कार्बन एक रिजुरेखी ढंग से व्यवस्थित है और मात्र हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का है, लेकिन दूसरी संरचना में 3 कार्बन रिजुरेखी है यानी मात्र हाइड्रोकार्बन में शामिल है और 1 कार्बन काउंटिंग से बाहर है। तो जो मात्र हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन शामिल नहीं होता उसको हम शाखा मानते हैं। अब शाखा में यदि CH3 है तो उसे मेथिल और C2H5 है तो उसे एथिल पढ़ते हैं। अब जिस तरह का शाखा रहता है उससे उस तरह के प्रतिस्थापी समूह को लोकेंट के साथ मात्र हाइड्रोकार्बन से पहले लिख देते हैं। इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। अब देखिए OH पहले कार्बन से है इसलिए 1 हाल हो गया। तो देखिए OH दूसरी श्रृंखला में OH पहले पर है, अर्थात OH की स्थिति में परिवर्तन नहीं है। दूसरे को भी देख लो।
अब दूसरे का नाम देंगे ब्यूटेन 1 आल कहेंगे। तो दूसरे श्रृंखला में OH की स्थिति एक आल पर है और दूसरे में भी OH पहले ही कार्बन पर है, इसलिए क्रियात्मक समूह के स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो OH जिस एल्कील मूलक से जुड़ा है उस एल्कील मूलक में कार्बन की व्यवस्था अलग अलग होने के नाते इसे हम श्रृंखला समावयवता की श्रेणी में ले जाते हैं। अगर बच्चों इस उदाहरण से आपको कम समझ में आया हो तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, C5H12 ओलिया। अब इसको पहले संरचना में हम रिजुरेखीय अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमको एक संरचना मिल गया ए। अब दूसरी संरचना में देखो CH3 CH2 CH3 CH2OH। अब देखो तीसरी संरचना में हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH3 तीसरा संरचना हम बना सकते हैं CH3 CH2OH। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने दूसरा अणुसूत्र लिया C5H12O। तो इसमें हमको मिला 3 संरचनाएं मिली। 3 संरचनाओं में कार्बन की व्यवस्था तीनों में अलग अलग प्रकृति का है, लेकिन OH की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसको हम उसके नामकरण से प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पेंटेन 1 आल। इसका लिखोगे तो काउंटिंग हम इस तरफ से ही करेंगे, क्योंकि रूल है कि नाम किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण में गणना उस पक्ष से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े या जिधर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जिस छोर पर क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो इसमें एक कार्बन छूट जाने के नाते इसको शाखा मानेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल। अब मात्र हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन 1 आल कह देंगे। तीसरे में देखो काउंटिंग फिर इधर से करेंगे, ऊपर जाइए तो भी 3, डाउनवर्ड आइए तो भी 3, सीधे जाइए तो भी 3, इसलिए सीधे निकल जाते हैं। तो हमको प्राप्त हो जाता है 3 कार्बन का मात्र हाइड्रोकार्बन। जिन कार्बनों को संख्या मिल जाती है उसे हम मात्र हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो संख्या से वंचित रह जाता है उस कार्बन यानी उस एल्कील मूलक को हम शाखा मानते हैं। इस प्रकार से दूसरे का मात्र हाइड्रोकार्बन के दूसरे कार्बन से 2 कार्बन ऐसे हैं जिनको संख्याएं नहीं मिली, इनको हम मेथिल कहते हैं। तो मेथिल दूसरे ही मात्र कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन 1 आल हो गया। तो इन जितनी भी संरचनाएं बनी मेरे छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, आपने देखा कि सब में कार्बन की व्यवस्था तो परिवर्तनशील है, लेकिन OH की स्थिति ज्यों की त्यों है। तो कार्बन श्रृंखला की व्यवस्था में कार्बन की व्यवस्था के भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब आइए एल्कोहल में हम पढ़ेंगे दूसरी समावयवता, स्थान समावयवता। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? स्थान समावयवता। तो स्थान समावयवता को इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
पोजीशन माने क्या, स्थान। तो कौन किसी न किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, जिसे हम मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं, उससे कोई न कोई क्रियात्मक समूह, कोई न कोई प्रतिस्थापी समूह, द्विबंध, त्रिबंध उपस्थित होता है। तो उनके स्थितियों में तो परिवर्तन न हो, ध्यान दीजिए बच्चों, कि उनके स्थितियों में तो परिवर्तन न हो, माने किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में स्थान यहाँ कह रहे हो ना, तो इस समावयवता में कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह नहीं होगा तो कोई प्रतिस्थापी समूह होगा, नहीं तो डबल यानी द्विबंध या त्रिबंध होगा। तो इस प्रकार की समावयवता में कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र के संरचना सूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी संरचना सूत्र के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके संरचना सूत्र में उपस्थित क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह या द्विबंध या त्रिबंध के स्थिति परिवर्तित हो, तो इस प्रकार की समावयवता को हम स्थान समावयवता कहते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दो, इस प्रकार की समावयवता में मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कार्बन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन उससे जुड़े क्रियात्मक समूह की स्थिति हर संरचना में अलग अलग कार्बनों से हो, तो उसे हम कौन समावयवता मानेंगे, स्थान समावयवता कहेंगे। जैसे आ जाइए, आप ले लीजिए C4H10O ले लीजिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखेंगे बच्चों आपका पहला स्ट्रक्चर ये बना। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर में OH कैसरे कार्बन से है, पहले से है। अब इसका OH को हम दूसरे कार्बन पर भी रख सकते हैं, तो जैसे CH3 CH2 CHOH CH3, तो 1 2 3 और 1 4। तो देखिए दूसरे वाले संरचना में और पहले वाले संरचना में जरा आप सूक्ष्म स्टडी करिए तो आपको मिलेगा कि दोनों संरचनाओं में कार्बन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात 4 कार्बन के मात्र हाइड्रोकार्बन दोनों संरचनाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन OH क्रियात्मक समूह दोनों संरचना में जो है समान स्थिति में समान पोजीशन पर नहीं है। पहली संरचना में OH पहले कार्बन से है और दूसरी स्थिति में OH दूसरे कार्बन पर है, इसलिए क्रियात्मक समूह में स्थान परिवर्तित होने के नाते इसको किस संरचनात्मक समावयवता की किस श्रेणी में ले जाएंगे, स्थान समावयवता में ले जाते हैं। जैसे दूसरा मिसाल हम पेश करते हैं C3H8O, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो CH3CH2OH होगा। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए OH को, अब इसको 1 2 दूसरे पर ला दीजिए तो आपका OH आपका ये हो गया। तो आपको देखिए इसमें OH कैसरे पोजीशन पर है, दूसरे में। पहले वाली संरचना में OH कहाँ है, पहले पोजीशन पर। और दोनों संरचना में मात्र हाइड्रोकार्बन कितने का है, 3 कार्बन का है, अर्थात संरचना में यानी मात्र हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह अपने स्थान से परिवर्तित यानी अपने स्थान से परिवर्तन दर्शा रहा है, तो इसलिए क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन के कारण हम उसका नाम रख दिया स्थान समावयवता कह दिया। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से इन उदाहरणों को आप पेश करके आप अपने पक्ष में अपने सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे तीसरा समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह तो बच्चे कक्षा 11 में आपने प्रीवियस कक्षा 11 में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि परमाणु हो चाहे परमाणु का समूह हो जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण धर्म के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। या
किसी कार्बनिक यौगिक में दो पार्ट होते हैं, एक एल्कील मूलक, एक क्रियात्मक समूह। एल्कील मूलक किसी भी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म को तय करता है और क्रियात्मक समूह रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो परमाणु या क्रियात्मक समूह कहते किसे हैं, इसको जान लीजिए। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोक्जिलिक क्रियात्मक समूह, सल्फोनिक अम्ल क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, कीटोन क्रियात्मक समूह, एमाइड क्रियात्मक समूह, एसिल हैलाइड क्रियात्मक समूह, साइनाइड क्रियात्मक समूह, आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह, एल्कोहल क्रियात्मक समूह, थायो एल्कोहल क्रियात्मक समूह, एमीन क्रियात्मक समूह, ईथर क्रियात्मक समूह, नाइट्रो क्रियात्मक समूह, नाइट्रोसो क्रियात्मक समूह, डायजो क्रियात्मक समूह और एल्कील समूह, हाइलो क्रियात्मक समूह, हाइलो माने एक्स से डिनोट करते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो समूह और द्विबंध के यौगिक, त्रिबंध के यौगिक। इस तरह से द्विबंध और त्रिबंध भी क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से हमको पढ़ना है बेटा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समावयवता पढ़ना है। तो इस प्रकार की समावयवता में यानी आप ऐसे कहेंगे कि यह भी एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता होती है। इस प्रकार की समावयवता में कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र तो एक होता है, लेकिन उसके संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में के अणुसूत्र एक हो, उसके संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकृति के हों, अलग अलग स्वभाव के हों, अलग अलग नेचर के होते हैं, तो उन बनी संरचनाओं को हम क्रियात्मक समावयवी और इस परिघटना को हम क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे आपको छोटा सा मिसाल पेश करें, C2H6 हो, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो अब देखो एक स्ट्रक्चर ए बन गया, अब इस O को बीच में कर देते हैं तो हमारा दूसरा क्रियात्मक समूह बन जाता है। तो देखिए पहले वाले संरचना में क्रियात्मक समूह हमारा एल्कोहलिक समूह है और दूसरे वाले संरचना में हमारा ईथर समूह है। इस प्रकार से दोनों संरचनाओं के अणुसूत्र तो समान हैं, लेकिन इसके संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकृति के होने के नाते इसे हम क्रियात्मक समावयवता की श्रेणी में ले जाते हैं। जैसे बेटा दूसरा तीसरा उदाहरण देख लो, C3H8O ले लीजिए। तो देखो पहली संरचना को हम लिख सकते हैं, आप ए लिख सकते हो। तो इस संरचना में आपका क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और इसका दूसरा संरचना अगर हम लिखते हैं तो हमारा बनता है आपका ईथर क्रियात्मक समूह है, ये आपका एल्कोहल समूह है। तो इस प्रकार से दोनों संरचनाओं के अणुसूत्र तो एक हैं, लेकिन इनके संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकृति के होने के कारण इसे हम जो है क्रियात्मक समावयवता की श्रेणी में ले जाते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एल्कोहल में जो है क्रियात्मक समावयवता भी पाई जाती है। आइए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चौथे प्रकार की समावयवता जो त्रिविम के अंतर्गत आएगा। त्रिविम समावयवता में क्या होता है कि उनमें परमाणु और परमाणु समूह की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब चूंकि एल्कोहल हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल के अंतर्गत हम एल्कोहल में जो है यह प्रकाशिक समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रकाशिक समावयवता का गुण शो करता है।
तो प्रकाशिक समावयवता वे कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु प्रदर्शित करते हैं जिसमें असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है। जनरली, खास तौर के आम तौर पर जो है जनरली वे कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक समावयवता शो करते हैं जिसमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। अब बच्चे आपके दिमाग में यह बात आया होगा कि असममित कार्बन परमाणु क्या है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं चार अलग अलग समूहों से जुड़ी होती है तो ऐसे कार्बन परमाणु को एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु कहते हैं। समझ में आई बात कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में किसी एक कार्बन की या एक से ज़्यादा कार्बन हो अलग की बात है, लेकिन कम से कम एक कार्बन उसमें ऐसा उपस्थित हो कि जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अलग अलग प्रकृति के समूहों से जुड़ी होती है, तो ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन कहते हैं। और असममित कार्बन रखने वाले कार्बनिक यौगिक के अणु को कीरल अणु कहते हैं। इसे हम कीरल अणु भी कहते हैं। तो ऐसे कार्बन युक्त यौगिक ही प्रकाशिक समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। तो एल्कोहल में वे एल्कोहल जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वह प्रकाशिक गुण धर्म प्रदर्शित करता है। तो प्रकाशिक समावयवता क्या है कि कार्बनिक यौगिक के अणु के विलयन से होकर जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश तल को यदि कार्बनिक यौगिक बाईं ओर मोड़ देता है या दाईं ओर मोड़ देता है तो ऐसे यौगिक को हम प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहेंगे। और यह गुण जिसमें मिलता है वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। और ऐसा समावयवता शो करने वाला प्रकाशिक समावयवता में, यानी प्रकाशिक समावयवता वह है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो हम एल्कोहल के सापेक्ष पढ़ना है तो एल्कोहल का वे अणु लेते हैं जिसमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु हो। तो जैसे ब्यूटेन 2आल, ब्यूटेन 2आल हमारा एक ऐसा उदाहरण है। या कोई भी एल्केन 2आल को हम ले सकते हैं। कोई भी एल्केन 2आल प्रकाशिक समावयवता का गुण प्रदर्शित करेगा जिसमें हम प्रारूपिक या प्रतिनिधि के रूप में हम ब्यूटेन 2आल को लेते हैं। तो ब्यूटेन 2आल जो है भिन्न विन्यासों में पाया जाता है। तो दो भिन्न विन्यासों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि हम लेते हैं ब्यूटेन 2आल। तो ब्यूट माने 4 कार्बन, तो 4 कार्बन, तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर माने सूत्र हम लिख सकते हैं जो है CH3 CH2 CHOH और CH3। अब इसका नाम है ब्यूटेन 2आल है। अब इसमें इस कार्बन पर केंद्र बिंदु मान लो, इससे क्या लगा है H लगा है, लिख दिया। इसी से क्या लगा है OH लगा है, तो हमने इससे विन्यास बना दिया कॉन्फ़िगरेशन। इसी से क्या लगा है मेथिल लगा है, तो हमने मेथिल लिख दिया। इसी से क्या लगा है बच्चों एथिल लगा है, तो हम CH3 CH2 को हम C2H5 लिख सकते
हैं। बात समझ आ रही है? तो अब इसमें विचार करिए, उससे मिलाइए कि इसमें एक कार्बन ब्यूटेन 2 आल में एक कार्बन ऐसा है जिसकी चारों संयोजकता 4 अलग अलग समूह से जुड़ा है। तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से, दूसरी संयोजकता मेथिल से, तीसरी संयोजकता हाइड्रॉक्सिल समूह से और तीसरी और चौथी संयोजकता एथिल एल्कील मूलक से जुड़ा हुआ है। अब इसके विलयन से होकर समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो यह प्रकाश को दाईं तरफ मोड़ देता है। तो जब एल्कोहल यानी ब्यूटेन 2 आल के विलयन से होकर समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश तल दाईं तरफ मुड़ जाता है। तो जब दाईं तरफ मुड़ता है तो इसे हम दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसी को हम डी फार्म कह देते हैं, या इसी को हम प्लस फार्म से भी डिनोट करते हैं। अब यह संरचना अगर हुआ तो अगर हम बीच में अगर हम दर्पण रख दें, मिरर रख दिया जाए तो यही संरचना जब घूमेगा तो देखिए दर्पण पर क्या हो जाएगा, OH और आपका H और आपका CH3 और C2H5। तो एक कॉन्फ़िगरेशन हमको ये प्राप्त हुआ। अब इसमें देखिए समतल ध्रुवीय प्रकाश को यह किधर मोड़ सकता है, बाईं तरफ। तो इस तरह से ये घूर्णन हुआ तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको वामावर्त घूर्णन या लिओ रोटेटरी, या इसी को हम यल फार्म या इसी को हम माइनस फार्म से डिनोट करते हैं। इस प्रकार इनके संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परमाणु एवं परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न है। और ये आकाशीय व्यवस्था को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब पर रखते हैं तो ये संरचनाएं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, इन्हें दर्पण प्रतिबिंब माने इनेंसियोमर कहेंगे, इनेंसियोमर्स, यानी इनको हम दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन ये दोनों विन्यास एक दूसरे पर अनअध्यारोपणी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। अर्थात इस कार्बन की व्यवस्था को डिस्टर्ब किए बिना इस कार्बन को इस कार्बन के ऊपर रख दिया जाए तो यह OH पहले विन्यास का OH दूसरे विन्यास वाले के H पर ओवरलैप करेगा। इस प्रकार से एक प्रतिबिंबी संरचना दूसरे प्रतिबिंबी संरचना पर अनअध्यारोपित होता है, इसलिए इसे हम अनअध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता का गुण भी प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावयवता का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि एल्कोहल श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करता है। यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आसान हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, बेल को बजाना यानी बेल दबाना न भूलें। यही मेरा आग्रह और गुजारिश है।